Hi, and welcome to the foundation channel of Physics वाला everyone. मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर स्लैश आपका दोस्त, आपका फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि दोस्त के साथ पढ़ने में ना सबसे ज्यादा मजा आता है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर। आई होप आप लोग को पता तो होगा कि ये कोई चैप्टर है। ठीक है, एक शॉट में खत्म करने वाले हैं यार, और बहुत मजेदार, शानदार और जानदार तरीके से करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात यार, होता क्या है, आप लोगों ने अपनी क्लासेस अटेंड करी होंगी। मान लो आप क्लास 10th में गए हो, नए नए गए हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे आगे बैठे, कुछ बच्चे बीच में बैठते और अपन जैसे लोग पीछे बैठते। अपन मतलब हम तो बैक बेंचर्स थे, लेकिन हाँ पढ़ाई कर लेते थे। अब होता क्या है ना, नया नया चैप्टर टीचर ने स्टार्ट करा है। आगे बच्चा बैठा है, उसने आंसर करना चालू कर दिया भाई स्टार्टिंग में ही। टीचर ने ज्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन आंसर करना उसने चालू कर दिया। अब अपन पीछे बैठे वाले लोग सोचते हैं कि भाई कितना इंटेलिजेंट बंदा है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, उनका बेस क्लियर होता है क्लास 8 और 7 और 6 का। कहने का मतलब क्या? अरे भाई बताता हूं, आज जो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने वाले हो ना, सेम के सेम क्वेश्चन उठकर आपको क्लास 10th में आ जाएंगे। क्लास 10th बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन उठ के। तो भाई उन्होंने पहले ही पढ़ लिया है वो चीज। तो कोई इंटेलिजेंट नहीं है, बस उनका बेस एकदम सही है और अपना बेस थोड़ा हिला हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, हम आए ही इसलिए। शुरुआत करते हैं यार, बहुत मजा आने वाला है आज के लेक्चर बोल रहा हूं मैं, आज के लेक्चर में। एंड विद दैट ओपन करते हैं आपकी फर्स्ट स्लाइड। टुडेज गोल, आज का गोल क्या है यार? 3 गोल मारने। सबसे पहला गोल क्या है? हम लोग समझेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द चैप्टर। ठीक है, उसके बाद क्या? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा कि सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन क्या है, अरे यार डोंट वरी, हम हैं। ठीक है, तीसरी चीज हम लोग देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। और भाई ये काफी भारी चीज है, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग को मैथ में वर्ड प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा डर लगता है। क्या दे देते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेकिन हम इसको इतने प्यार से, इतने आराम से समझेंगे कि भैया आज सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरे साथ लास्ट तक बने रहोगे। ठीक है, चलो अब यार, चैप्टर का मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल समझने के लिए हम लोगों को 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। वो क्या? नंबर 1 चीज है कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। दूसरी चीज है कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। तीसरी चीज है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। चौथी चीज है कि इक्वेशन क्या होता है। और उसके बाद फाइनली समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा यार अब देखो, पहले इसको स्टार्ट करने से कि मतलब ये मैं क्यों समझा रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं। मान लो अभी मैं ऐसा कुछ लिख देता कि बच्चों एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया हम लोगों ने, मान लो ये लिया x+y+2। ठीक है, मैंने बोला है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और आपने क्या, आपने मान लिया। लेकिन भाई आपको पता है कि एक एक्सप्रेशन है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन क्यों है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, टर्म्स का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, यही हमें नहीं पता। तो कैसे काम चलेगा भाई? इसलिए मैं ये स्लाइड मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि एक्सप्रेशन का मतलब होता क्या है, इक्वेशन का मतलब होता क्या है। ठीक है, चलो यार, तो कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का मतलब समझते हैं सबसे पहले। यार जो ये वेरिएबल वर्ड है, आप लोगों से अगर कोई बोलता है वेरिएबल, तो आप लोग बोलोगे एक्स वाई जेड पी क्यू। बात सही है, इन वेरिएबल का एक्चुअल मतलब क्या है जो आप लोग बोल रहे हो, उसकी मदद से हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब उसका इंग्लिश के अल्फाबेट्स नहीं होता है, बस डिनोट करने के लिए यूज करा जाता है। लेकिन वेरिएबल का एक्चुअल मतलब है क्या, बताता हूं। जो ये वेरिएबल वर्ड है ना, ये आया है वैरी से। कहां से आया है? वैरी से। और वैरी का मतलब होता है ना भाई लोग, चेंज होना। क्या होना? चेंज होना। तो कोई ऐसी चीज जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपनी स्पीड चेंज कर रही है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि इमेजिन करते हैं, इमेजिन क्या, मुझे सामने देखो, मैं भी एक पोजीशन पे हूं। ठीक है, अब आप लोग मेरी पोजीशन देखना, मुझे बताना कि मेरी पोजीशन चेंज हो रही है या एकदम फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। देखना कैसी है। अब आप नोटिस करो तो मेरी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। इसका मतलब क्या? मेरी पोजीशन एट दिस मोमेंट वेरिएबल है, चेंज हो रही है। समझ आ रहा है? तो ये होता है वेरिएबल का मतलब, समथिंग विच इज चेंजिंग। लेकिन मैथ्स में इसका मतलब क्या है, बताता हूं। मैथ्स में हम लोग वेरिएबल को डिनोट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स की मदद लेते हैं, इंग्लिश के लेटर्स की मदद लेते हैं, राइट? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, कुछ खास, कुछ जाने माने कौन से हो गए? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, भाई लोग, है ना? सही है, समझ में आ रहा हो ये चीजें।
इनकी मदद से उनको डिनोट करा जाता है। और आपने देखा होगा, शायद आप लोगों ने, मतलब शायद मैं सोच रहा हूं, कोई इक्वेशन होती है, एक क्वेश्चन है उसमें एक्स है, मान लो एक्स की वैल्यू एक इक्वेशन में अलग आ रही है, दूसरी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग आ रही है, तीसरी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू अलग आ रही है। अलग क्यों आ रही है? वेरिएबल तो एक्स ही है ना, अलग इसलिए आ रही है क्योंकि एक्स वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या? अपनी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेगा। यहां रहेगा तो कुछ और बिहेवियर दिखाएगा, यहां रहेगा कुछ और बिहेवियर दिखाएगा। एक दोस्त की तरह जो दल बदलू है, वहां पे वो कुछ और बातें करता है, यहाँ पे कुछ और बातें करता है। समझ आ रहा है ना भाई? वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है वेरिएबल का उल्टा, जो अपनी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है या फिर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी मैं एकदम, समझ में आया मेरी पोजीशन क्या थी थोड़ी देर के लिए? कांस्टेंट, फिक्स्ड थी। समझ आ रहा है? लेकिन मैथ्स में इसका मतलब क्या है? मैथ्स में कांस्टेंट्स का मतलब होता है नंबर्स। क्या होता है? नंबर्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं 100, तो भाई 100 की वैल्यू तो 100 ही रहेगी ना। 100 को आप 200 तो नहीं लिख सकते, 100 को आप -2 तो नहीं लिख सकते, 100 को आप 2/5 तो नहीं लिख सकते। 100 मतलब 100 होता है। बात सही है ना? तो मैथ्स में कांस्टेंट्स मतलब नंबर्स, नंबर्स। ठीक है? अब वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है तनिक? चलो कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। 2, 5/2, -100, -3/2, कुछ मैंने एग्जांपल्स लिख दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं कि मैंने क्यों बताया। अब टर्म्स का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। शायद ये चीजें तो बहुत लोगों को पता होंगी, लेकिन ये शायद नहीं पता होगा। तो जरा देखना टर्म्स का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस अभी मान लो, मैं सब बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है? x + y + 2। ठीक है? मैंने बोला, आपने मान लिया, आपने कुछ पूछा नहीं, जो कि गलत करते हो आप लोग, है ना? गलत करते हो, पूछा करो। कोई भी हो पूछा करो, या तो गूगल कर लिया करो यार। चलो एनीवे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना मुझे इसमें कितनी टर्म्स है, तो आप लोग बोलोगे सर 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये तो बताओ, तो आप लोग बोलोगे ये तो किसी ने बताया नहीं कभी। अरे क्योंकि तुमने पूछा नहीं यार। मैं बताता हूं, जरा देखो। अब सही है, आपका आंसर सही है। यहाँ पे 3 टर्म्स है। इन टर्म्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। ठीक है? x + y + 2, इसको आप दिमाग में रखना। टर्म्स मतलब 3 चीजें, टर्म्स मतलब 3 चीजें। क्या? या तो वेरिएबल, या तो कोई वेरिएबल, सुनना, या तो कोई भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल को हम एक टर्म बोल देंगे। ठीक है? या तो कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है? तीसरी चीज, या तो वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन, वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है? वेरिएबल्स इनटू वेरिएबल्स लिख देते हैं भाई। समझ में आ रहा है? या तो वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, या तो वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ये 4 चीजों से आप टर्म्स को याद रख सकते हो। वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। ठीक है तनिक? अब एग्जांपल लेते हैं, समझना। इल्लो ग्रीन कलर से करते हैं। देखो, वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं कुछ। ठीक है? मान लो मैंने बोला x, मान लो मैंने बोला y। ठीक है? तो x एक टर्म है, y एक टर्म है। समझ आ रहा है? ठीक है? कांस्टेंट मतलब क्या? कोई नंबर ले लो। मान लो मैंने लिया 5/2, मान लो मैंने लिया 100, तो ये भी एक टर्म है। 5/2 खुद में एक टर्म है, 100 खुद में एक टर्म है। समझ आ रहा है? वेरिएबल्स इनटू वेरिएबल्स मतलब, अरे कोई भी वेरिएबल ले लो, उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो इसका एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं, देखना जरा ना। मैंने लिया x इंटू एक्स कर दिया, तो भैया ये भी एक टर्म है। x इंटू एक्स कितना होता है? x², राइट? मान लो मैंने कुछ और एग्जांपल लिए, x इंटू वाई इंटू जेड, ये भी एक टर्म है। समझ आ रहा है? लेकिन मल्टीप्लीकेशन लगा है बीच में, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मत लगा देना। ठीक है? बढ़िया। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। x², y², z², डरे तो नहीं ना? ठीक है ना? x² मतलब क्या? x इंटू एक्स, y² मतलब क्या? y इंटू वाई, z² मतलब क्या? z इंटू जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड, राइट? तो भाई क्या है? वेरिएबल्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या? ये भी एक अलग से टर्म है। समझ आ रहा है? बढ़िया। वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट का मतलब भी शायद समझ गए होगे। कोई वेरिएबल ले लो, कोई कांस्टेंट ले लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने कोई कांस्टेंट लिया 2, कोई वेरिएबल लिया x, तो 2 इंटू एक्स कितना हो गया? 2x। ये भी अलग से एक टर्म है। समझ आ रहा है? जरा लिखते हैं यहां पे, देखना। 2x, 2y, 2y, z लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब टर्म्स होती हैं। सब क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। 4 तरीके से आप याद रख सकते हो।
आई होप आप लोग को ऊपर की दो बातें समझ आ गई होंगी। किसी को नहीं आई समझ में तो वीडियो पॉज करो या तो अभी देखो, समझ आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? ये जो टर्म्स लिखी है ना, ये टर्म्स अगर आप इनको कलेक्ट कर लो, अगर आप इनको क्या करो, कलेक्ट कर लो, तो मैं उसको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूंगा। अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था, कौन सा? x प्लस वाई प्लस टू। एक्स क्या है? एक टर्म है सर। वाई क्या है? एक टर्म है सर। टू क्या है? एक टर्म है सर। तीनों को मैंने कलेक्ट करा विथ कौन सा ऑपरेटर? एडिशन का ऑपरेटर, राइट? तो भैया तीनों टर्म्स को मैंने कलेक्ट करा, ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको मैं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूंगा। समझ आया? इतना आसान है। अब आपके पास सब चीजों की डेफिनेशन है। कांस्टेंट इज व्हाट? समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड। वेरिएबल इज व्हाट? समथिंग व्हिच इज चेंजिंग। टर्म्स इज व्हाट? वेरिएबल, कांस्टेंट, या फिर वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स, या फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल्स। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। समझ आ रहा है? बढ़िया। कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो यहीं से कुछ टर्म्स को लेते हैं, उठाते हैं, कंबाइन करते हैं, एक झोले में डालते हैं और उस झोले को नाम देंगे क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मान लो मैंने यहां से 5/2 उठाया, एक टर्म है कि नहीं? मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट भी एक टर्म होती है, राइट? 5/2 एक टर्म है, प्लस कंबाइन कर रहे हैं ना, माइनस भी लगा दो, तनिक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने एक वेरिएबल इंटू वेरिएबल का एग्जांपल उठाया, x इंटू वाई इंटू जेड, तो उसको मैं एक्स वाई जेड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, वेरिएबल्स इंटू कांस्टेंट का एग्जांपल उठाया, मान लो 2yz, 2yz लिख दिया। तो ये भी तनिक क्या हुआ? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग के लिए मैं बीच में एक बार माइनस साइन भी लगा देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चे लिखेंगे कि सर माइनस लगाएंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा क्या? बता दिए अब तो तुमको। ठीक है, बढ़िया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी इक्वेशन क्या है? अब इक्वेशन से आप लोग के दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि सर इज इक्वल टू का साइन तो होगा सर इसमें। ठीक है, बढ़िया। मैं बताता हूं डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन। अगर आप दो एक्सप्रेशंस उठाओ, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस उठाओ, ठीक है, अगर आप दो एक्सप्रेशंस उठाओ या फिर दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस उठाओ, उनके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। समझ आया? इतना इजी है यार, फ्लो चार्ट में समझो, मजा आता है। तो कोई भी दो एक्सप्रेशंस उठा लेते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस उठा लेते हैं। एक्स प्लस वाई मान लिया इज इक्वल टू क्या? ये एक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? वेरिएबल प्लस वेरिएबल टर्म्स का कलेक्शन एक एक्सप्रेशन होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है भाई लोग? बस इतना समझ लो, या फिर बहन लोग इतना समझ लो कि एल्जेब्रा मतलब क्या? वेरिएबल का काम। जहां एल्जेब्रा वहां वेरिएबल, जहां एल्जेब्रा वहां वेरिएबल। ठीक है, बढ़िया। यहां पे मैं कुछ 2 लिख देता हूं या फिर 2 प्लस जेड लिख देता हूं। समझ में आ रहा है? एक आध एग्जाम्पल और लिख देता हूं, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 3। ये भी एक क्या है? इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि एक एक्सप्रेशन इस साइड लिखा है, एक एक्सप्रेशन उस साइड लिखा है। समझ में आ रहा है? बढ़िया, क्लियर है? चार चीजें समझ गए। बस अब चलते हैं चैप्टर के मतलब पर। फाइनली कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होगा। मेरे ख्याल से ये सारे वर्ड्स आपको अब क्लियर हो गए होंगे। इक्वेशन का मतलब क्लियर, दो एक्सप्रेशन लिए, इज इक्वल टू का साइन लगाया। वन वेरिएबल का मतलब क्या? तनिक ये ऐसा चैप्टर है कि यहां पर कोई भी इक्वेशन आपको मिलेगी, उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल। या तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या? बड़ा क्वेश्चन यार। देखना, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी ना, जो भी इक्वेशन मिलेगी, आप उसमें जो वेरिएबल की पावर देखोगे, वेरिएबल की पावर, अरे कर देते हैं। अभी मैंने लिखा था x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल्स टू मान लो 0, एक इक्वेशन है। यहां पे वेरिएबल की पावर देखो, x और y देखो, वो वेरिएबल्स है, उनकी पावर देखो। ठीक है, क्या x की पावर यहां पे 1 है? अरे बिल्कुल है। कुछ बच्चे बोल देते हैं सर 0 है। अरे 0 नहीं होता भाई, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1। अगर यहां पे मैं 0 लगा दूंगा तो ये तो x रहेगा ही नहीं, ये तो 1 बन जाएगा ना। समझ आ रहा है? तो यहां पे ऊपर अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा बाय द वे, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? कहां से है सर? दो वेरिएबल्स लिखे। समझ आ रहा है? कुछ और एग्जांपल लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सही है ना? लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो z वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया। और कुछ एग्जांपल लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2। क्या ये एक इक्वेशन है? बिल्कुल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड पे, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड को मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि राइट हैंड साइड में ना सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एल्जेब्रा मतलब क्या? वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसको सिर्फ एक्सप्रेशन बोल रहा हूं।
क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं। वेरिएबल की अगर आप पावर देखोगे तो वो 2 है, लेकिन हमको कितनी पावर चाहिए? 1 होनी। समझ आ रहा है? तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, लीनियर नहीं है, इक्वेशन तो है लेकिन लीनियर नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा हुआ है 2x - 3 = 7। दोनों साइड एक्सप्रेशंस हैं, इसको हमने इक्वेशन बोला, इसको हम इस इक्वालिटी का साइन बोलते हैं, सबको पता ही होगा। और x अपना एक वेरिएबल है। क्लियर है चैप्टर का मतलब? तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ ऐसे इक्वेशंस देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इक्वेशन लीनियर होगी और एक वेरिएबल होगा उसमें। आगे चलते हैं, चलो बढ़िया यार। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बहुत इजी है, आप लोगों ने क्लास 7 सिंपल इक्वेशन में पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा तो हम सब बताएंगे, टेंशन की बात नहीं है। जरा देखो यार, मैंने कोई इक्वेशन लिखी, मान लो मैंने लिखा x + 2 = 3। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू बताओ, सर वेरिएबल की वैल्यू का मतलब क्या? अरे वेरिएबल की कोई वैल्यू होती है ना, कुछ भी हो सकती है, अभी कुछ और है, कल कुछ और होगी, मतलब कहने का मतलब इक्वेशन के हिसाब से होती है, राइट? तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू बताओ, उस वेरिएबल की वैल्यू को ही सॉल्यूशन बोलते हैं उस इक्वेशन का। उस वेरिएबल की वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं उस इक्वेशन का। लेकिन निकाले कैसे? पहले मतलब समझते हैं। इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं, एक साइड को हम क्या बोलते हैं? LHS, और एक साइड को हम क्या बोलते हैं? RHS। कैसे नाम पड़ा? अरे लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड को राइट हैंड साइड, इजी है। अब लेफ्ट हैंड साइड में x + 2 लिखा है। सॉल्यूशन का मतलब क्या? वेरिएबल की ऐसी वैल्यू सोचना है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू सोचना है जो आप उस वेरिएबल की जगह पट को तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। इक्वल क्यों? बीच में =2 का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या आप सोच पा रहे? दिमाग में जरा बार बार बोलो, दिमाग में जरा बार बार बोलो, क्या 2 में क्या प्लस करोगे 3 आ जाए? क्योंकि इसका मतलब क्या है, 2 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। 2 में क्या प्लस करेगी 3 आ जाए? अरे सबका मन बोलेगा क्या सर 1। इसका मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? 1। यहां पे x की वैल्यू क्या है? 1। समझ में आया? और इसी x की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आप लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है, बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको सिखाया गया है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, कुछ और इक्वेशन लेते हैं। मान लो ली 2x + 1 = 0। ठीक है, सही है। अब यहां पे मुझे सोचना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो मैं यहां पे रख दूं, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करूं, +1 करूं तो 0 आ जाए। सुनना फिर से, x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें मैं 2 मल्टीप्लाई करूं, 1 ऐड करूं तो 0 आ जाए। शायद दिमाग डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, अगर दे दे तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं देगा तो ऐसी इक्वेशन के लिए हमको कुछ तरीके दिए गए हैं सॉल्व करने के, इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ तरीके दिए गए। ठीक है, और वही आप आज सीखने वाले हैं। ठीक है, वैसे आप लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, चलो देखो यार, इसको करते कैसे हैं जरा देखना, किलो से करते हैं। वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको बस हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल एक जगह रखना है। एक जगह मतलब क्या? इक्वेशन के एक साइड पे रखना है, इक्वेशन के दो साइड होते हैं। इक्वेशन के एक साइड पे आपको वेरिएबल रखना है, सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल जिसके आप वैल्यू निकालना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो मुझे x को एक जगह रखना पड़ेगा, और x के साथ जितनी भी चीजें सबको कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कहो उस साइड फेंकना पड़ेगा। उस साइड मतलब क्या? दूसरे साइड फेंकना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं कैंसिल करने की बात करता हूं। ठीक है, अगर आपको यहां पे x को अलग करना है तो x के साथ जो चीजें हैं, क्या 1 है और 2 है, उसको हटाना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए शायद आप लोग को सिखाया गया होगा कि इक्वेशन में कोई इक्वेशन होती है तो अगर आप इस साइड को चेंज कर रहे हो तो आपको राइट साइड भी सेम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझना, एक = का साइन, या फिर ऐसा समझ लो आपके दो दोस्त हैं और आपको दोनों दोस्त मतलब बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप इसको 2 चॉकलेट्स देते हो तो आपको इसको 2 चॉकलेट्स देनी ही पड़ेंगी। अगर आप इसको 3 चॉकलेट्स देते हो तो आपको इससे भी 3 चॉकलेट, इसको भी 3 चॉकलेट देनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? एकदम इक्वल रिलेशनशिप रखना है दोनों के साथ, क्योंकि बीच में =2 का साइन लगा हुआ है। तो अगर आप कुछ चेंज, खुद से कुछ चेंज लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो इक्वेशन में, तो आपको सेम चेंज राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। एंड यूजिंग दिस मेथड आप अपने वेरिएबल को अलग करते हो और वेरिएबल की वैल्यू फाउंड करते हो। कैसे? जरा देखना, 1, यहां पे मुझे 1 को कैंसिल करना है। ठीक है, तो 1 को कैंसिल कैसे करूंगा? +1 कैंसिल करने के लिए -1 कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 1 -1। लेकिन क्योंकि -1 खुद से यहां पे करा, खुद से तो नहीं कर सकते ना, सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल करने के लिए 0 - 1 यहां पे भी करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई? बढ़िया, यहां पे 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये हमारा पर्पस था कि 1 को निपटाना है। 2x = कितना आ गया?
-1 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी? अरे अभी कैसे आएगी, अभी 2 भी है x के साथ, उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल करते हैं? 2 है मल्टीप्लीकेशन में, 2 है x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बात सबको समझ आती है, लेकिन ये तो मैंने खुद से करा इक्वेशन के एक साइड में, यही सेम चेंज मैं राइट हैंड साइड में भी कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं दोनों साइड कोई चेंज कर रहा हूं ना, तो क्वेश्चन मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया, अब इसको जरा इधर करते हैं, तनिक समझ आ गया होगा। 2 से 2 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो ये आपका दूसरा मेथड है। पहला मेथड क्या, हिट एंड ट्राई, मतलब कुछ वैल्यू सोचो, कुछ वैल्यू हिट करो और आंसर देखो कि आ रहा है कि नहीं। जैसे यहां पे क्या सोचा, 2 में क्या प्लस करोगे, 3 आया, दिमाग ने डायरेक्ट आंसर दे दिया 1। दूसरा मेथड क्या, ये कैंसिल करने वाला मेथड, कि x के साथ जितनी भी चीजें हैं कोशिश करो कि इसको कैंसिल करो। +1 है तो -1 कर दो दोनों साइड, -1 है तो +1 कर दो दोनों साइड, समझ आ रहा है। +1/2 है तो दोनों साइड -1/2 कर दो, मल्टीप्लीकेशन में 2 है तो डिवाइड/2 कर दो, डिवीजन में 2 है तो मल्टीप्लाइड/2 कर दो। ये आप लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यार, इसी चीज को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, और वही तरीका हम यूज करेंगे, शायद आप लोगों ने करा भी होगा। समझना क्या, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये 2x + 1 = 0 था, उसको मैं हरे पेन से करता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी बड़ी बातें चलो अभी मैं बोलूंगा, जो मैं बोलने वाला हूं, ठीक है। जरा देखना, 2x + 1 = 0 था, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सुनना, एक एक रूल बता रहा हूं मैं आपको। कोई टर्म, कोई भी टर्म्स अपन को पता है, यहां पे 2 टर्म्स है, 2x और 1, ठीक है। कोई भी टर्म उधर जाके अपना साइन चेंज करती है, कोई भी टर्म इक्वेशन के दूसरे साइड जाकर अपना साइन चेंज करती है, समझ आ रहा है। यहां पे +1 है, अगर मैं उसको उधर भेज रहा हूं, इक्वेशन के उस साइड भेज रहा हूं, तो अपना साइन चेंज कर लेगी, ठीक है। अब क्यों करती है अभी समझाऊंगा। 2x = यहां पे +1 था, तो उधर जाके क्या बन गया, -1, समझ में आया, ठीक है। अब ये टर्म चली गई वहां पे, लेकिन अब मेरे पास कौन सी टर्म बची, 2x, जिसमें से मुझे 2x को उधर लेके नहीं जाना है। अगर 2x वहां पे जाता तो -2x बन जाता, मुझे सिर्फ 2 लेके जाना है। क्या लेके जाना है, 2। अब आप सुनो, अगर 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर 2 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x = क्या आ गया, -1/2। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, फिर से बताता हूं, कोई भी टर्म, पहला रूल समझो, कोई भी टर्म अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, L से R जा रही है, R से L जा रही है, तो उसका साइन चेंज कर दो और उसको ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज क्या, अगर कोई चीज यहां पे मल्टीप्लीकेशन में हो तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवीजन में हो तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज है, पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए या फिर पूरे टर्म्स के साथ डिवीजन में होना चाहिए। अभी आप क्वेश्चंस करोगे ना और क्लियर होते जाएगा, और यही कुछ रूल्स हैं इक्वेशन सॉल्व करने के। लेकिन सर ये तो बड़ी नॉनसेंस सी बात हो गई, कुछ यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में कर दो, कुछ यहाँ पे माइनस में है तो प्लस में कर दो। ऐसा सही क्यों है, इसके पीछे रीजन है, और यही रीजन क्लास 10th 9th 11th 12th के बच्चों को भी नहीं पता होता। उनको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करना आता है, वो बड़े अच्छे से यहाँ पे कुछ प्लस का होता है तो उधर जाके माइनस कर देते हैं, यहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन का होता है तो उधर जाके डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब अजीब सी बात है ना, कुछ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस तो प्लस कर दो। अबे रीजन क्या है, रीजन है ये, रीजन है ये, सुनना ध्यान से जो आपको बता रहा हूं, किसी को नहीं पता है क्योंकि रीजन है ये सुनना। यहाँ पे +1 था, मेरे को +1 कैंसिल करना था, तो मैंने दोनों साइड -1 कर दिया। अब जब मैंने दोनों साइड -1 करा, तो अब देखो जो दूसरी स्टेप है, जो यहाँ पे दूसरी स्टेप है वो क्या है, 2x = -1। तो क्या मैं इसको या फिर यहां से कंक्लूजन नहीं निकाल सकता कि +1 कुछ करके -1 हो गया होगा। वही चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है। वह क्या था, मैं धीरे धीरे यही कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, वेरिएबल के साथ चीजें कैंसिल करने की कोशिश कर रहा था। तो वहां से कुछ रूल्स बना लिए कि भैया कैंसिल करने में ना टाइम लगता है, +1 -1 लिखने में टाइम लगता है। तो आप क्या करो, यहां से डायरेक्ट देखो ना कि +1 उधर जाके माइनस हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये है, ठीक है। क्या रीजन है, दोनों साइड इक्वेशन में कुछ चेंज करता हूं, समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7, जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा भी हुआ था। करते हैं, चलो कोशिश करते हैं। 2x - 3 = 7, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग पहले खुद ट्राई करोगे, वीडियो पॉज करके, नहीं है मैंने तो फिर मुझे देखना, ठीक है। 2x - 3 = 7, यहां पे 2 टर्म्स है, ठीक है। सबसे पहले तो एक टर्म को उधर भेज दो, -3 है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, +3। तो क्या हो गया ये, 2x = 7 + 3 = 10, बढ़िया। 2x = क्या आ गया, 10, ठीक है भाई। देखो अभी भारी क्वेश्चंस आने वाली है, इतने आसान क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। ये तो बहुत आसान है। अब 2 क्योंकि x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा,
डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10/2 का आंसर 5। तो इस इक्वेशन में या फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? 2, सॉरी 5। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मतलब क्या है कि भैया जब आप x की जगह यहाँ पे 5 रखोगे, जरा करके देखो, 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 3 7, अरे बराबर आ गया, LHS और RHS बराबर हो गया। और यही तो मतलब होता है इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का। समझ आया? बढ़िया। चलो आगे चलते हैं यार। अब पहले इसको देखते हैं, फिर y वेरिएबल वाली स्लाइड देखेंगे। रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन, ये कुछ रूल्स लिखे। अब आपको लग रहा होगा क्या आ गया ये इतना सारा, अरे बहुत आसान है, अभी जो हम बताए हैं वही है। क्या? वी कैन ऐड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। स्टार्टिंग में क्या करा था, जो नंबर यहां पे ऐड करा वही नंबर वहां पे ऐड करा। क्यों? क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, दोनों दोस्त मेरे प्यारे हैं, तो जो इसके साथ कर रहा हूं उसके साथ करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ठीक है। वी कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स। अगर यहां पे मैं कुछ माइनस कर रहा हूं तो यहां पे भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। समझ आया? कुछ तीसरी चीज क्या है? वी कैन मल्टीप्लाई, सेम चीज, मैं दोनों साइड कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं, लेकिन दोनों साइड इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड करना पड़ेगा। दोनों साइड में कुछ डिवाइड भी कर सकता हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों साइड करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बॉयज एंड गर्ल्स एक बात याद रखना, क्या? आप जीरो से यहां पे नॉन जीरो मतलब क्या कि भैया जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब क्या? अरे वो जीरो नहीं होना चाहिए। सर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? अरे खुद ही सोचो यार, इक्वेशन का एक साइड है, इक्वेशन का दूसरी साइड है, दोनों जगह अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्वेश्चन ही नहीं बचा ना। किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो ही बन जाता है। इस साइड भी जीरो आ जाएगा, उस साइड भी जीरो आ जाएगा, तो सॉल्व किसको करोगे? सेंस ही नहीं बना ना। इसलिए आप जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दोनों साइड, और जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। बढ़िया। अब ये फिफ्थ चीज क्या लिखी है, डरने की जरूरत नहीं है, बताएंगे इसको, अभी इसको भूल जाओ। तो सिक्स्थ पॉइंट पढ़ो, ट्रांसपोजिंग क्या है? एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन में बी टेकन टू द अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कोई टर्म यहां पर है उसको उस साइड ले जाओ, लेकिन साइन बदल देना बस उसका। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। समझ में आया? ये कुछ रूल्स हम यूज करते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और जिसको ये समझ में आ गया वो पढ़ डालेगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। ये फोटो अपन ने अपनी लगाई है, सही लग रहा है? ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x by 3 is equals to 18। जरा करके देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x by 3 is equals to 18। पहले आप लोग ट्राई करोगे, क्योंकि खुद बनता है ना, फीलिंग अलग है। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करो। 2x by 3 is equals to 18। x की वैल्यू निकालना है, x के साथ जितनी भी चीजें होंगी कैंसिल करना है। x की वैल्यू निकालना है, x के साथ जितनी भी चीजें होंगी कैंसिल करना है। ठीक है, तो अभी डिवीजन में 3 है, उधर ले जाता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x is equals to 18 multiplied by 3। ठीक है, अब x के साथ मल्टीप्लीकेशन में 2 है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। काट दो, 2 9 जा 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 3 जा 27। ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन के लिए वेरिएबल की वैल्यू, पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। समझ में आया? बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। x बाय 3, देखो जरा, x बाय 3 प्लस 1। अगर आप लोग मुझे करते हुए देख रहे हो तो मतलब नहीं है, अगर आप खुद कर रहे हो तो मतलब है। इज इक्वल टू 7 बाय 15। मैं बता रहा हूं, सेम चीजें उठ के क्लास 10th में आ जाएंगी भैया, फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 8th में ही पढ़ लिया जो 10th में पढ़ाने वाले हैं। मैं कसम से बोल रहा हूं, आप देख लेना, ऐसी सेम इक्वेशन उठ के आ जाती है, और वहां पे हमको नहीं बनती क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है, लेकिन आज क्लियर कर लो। ठीक है, x बाय 3 प्लस 1 इज 7 बाय 15। x अलग करना है, x के साथ डिवीजन में है 3। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, यहां पे देखना, 3 को उधर ले जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे, आप 3 को उधर नहीं ले जा सकते। आप बात सही है, 3 यहां पे डिवीजन में, लेकिन किसके साथ है? x के साथ है, सबके साथ नहीं है। जितनी भी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां पे 1 भी एक टर्म है, 1 के साथ 3 डिवीजन में नहीं है। अगर 1 के साथ भी होता तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहां पे किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ x के साथ है। तो ये गलती नहीं करना कि 3 को हम उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। समझ आ रहा है? ये गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। अगर आपने भी कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे। 1 एक टर्म है, टर्म इधर उधर जाती है तो उसका साइन चेंज होता है ना। तो x बाय 3 इज इक्वल टू 7 बाय 15 माइनस 1। बात सही है? x बाय 3 कितना आ गया भाई? 7 बाय 15 माइनस 1। किस किस को सॉल्व करना नहीं आता, बता देते हैं एक बार। देखो, दोनों रैशनल नंबर है,
पी बाई क्यू, एलसीएम आएगा 15। रैशनल नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बॉयज एंड गर्ल्स एलसीएम लेना होता है। क्यों लेना होता है एलसीएम? सो दैट हम डिनोमिनेटर सेम बना दें, ठीक है। 15 देख लो, जिसको नहीं आता तो सुनना कैसे लेंगे। 15 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 15 आए, 15 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 15 आए 1, उसी 1 को 15 के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 1 आ गया 7। सेम चीज उस वाले फ्रैक्शन में 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आए, 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 15 आए 15, उसी 15 को 1 के ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 15 कितना हो गया 15। बात समझ आ रही है? 7 माइनस 15 क्या हो गया -8, नीचे लिखा 15। क्लियर है? बढ़िया। यहां पे कितना आया x/3। अब इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं, देखना तनिक। अब x के साथ क्या बचा 3 बचा है, डिवीजन में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई, इतना आसान है। तो ये कितना आ गया x इज इक्वल्स टू -8/15 मल्टीप्लाइड बाय, दिख रहा है आप लोग को? नहीं यार काफी कोने में हो गया, चलो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू -8/15 मल्टीप्लाइड बाय 3, सही है। अब 3 को 15 से काट दो तो 3 5 15, आंसर आ गया x की वैल्यू -8/5। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए ये है अपनी वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू का मतलब क्या, अगर आप इस वैल्यू को यहां पर रखोगे x की जगह और फिर जब आप LHS सॉल्व करोगे RHS सॉल्व करोगे तो दोनों क्या आएगा इक्वल आएगा। और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो मैंने कुछ गलत करा है। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है वैसे आप लोगों को चेक करना चाहिए, रख के आपको वेरिएबल की वैल्यू यहां पे चेक करना चाहिए कि LHS और RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इक्वल आएगा, आप चेक करके देख लो। चलो यार नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं, चलो यार आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गाइस आपके लिए है क्वेश्चंस, आपके लिए है, ठीक है। अरे यार मस्ती मस्ती में सॉल्व कर दो ना यार। और अगर क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन के आंसर आने लग गए ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो देखो 5x + 9 = 5 + 3x। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है इक्वेशन में, क्या कि वेरिएबल पहले तो एक साइड दे रहे थे लेकिन अब तो साइड है, समझ आ रहा है? अरे दिक्कत नहीं है ना यार, वेरिएबल को पहले एक जगह कर लो, वेरिएबल को पहले क्या कर लो एक जगह कर लो, फिर वही करो जो पहले कर रहे थे। 5x + 9 = 5 + 3x सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करने से ही आंसर आता है 5 + 3x। पहले वेरिएबल को एक जगह कर लेते हैं, कैसे करेंगे? अरे भाई कितनी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म्स को अगर इधर उधर करते हैं तो साइन चेंज करके करते हैं। तो आप 5x को या तो उधर ले जाओ, 5x यहाँ पे पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा। अगर यहाँ पे 3x को अगर आप इधर लेना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, यानी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। मैं 3x को इधर लेके आता हूं तो क्योंकि 3x वहां पे पॉजिटिव है तो इधर आके क्या बन जाएगा नेगेटिव। 5x - 3x = अब क्या कर रहा हूं वेरिएबल वेरिएबल साथ में कर रहा हूं, कांस्टेंट कांस्टेंट अलग कर रहा हूं, वेरिएबल वेरिएबल साथ में कर रहा हूं, कांस्टेंट कांस्टेंट अलग कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 था, 9 को उधर कर लेते हैं। 9 एक टर्म है, टर्म को इधर करेंगे तो नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है तो +9 उधर जाके -9, 5 - 9, समझ आया? बढ़िया। 5x - 3x कितना हो गया 2x, ठीक है। 5 - 9 कितना हो गया -4। x की वैल्यू कितनी आ गई, डायरेक्ट करूं समझ जाओगे, ठीक है। -4 / 2 कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई -2, समझ गए हो गए, ठीक है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8x + 4 = 3x - 1 + 7। सेकेंड क्वेश्चन, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। अगर कुछ नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो हम लोग घबरा जाते हैं। अरे घबराने की जरूरत नहीं है यार, कोशिश करना होता है। ये ब्रैकेट ही तो लगा है, इजी है ना यार। कैसे करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे पहले। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या, अरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये क्या बोल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सर ये क्या है? अरे भाई सुनो, ये आप ऐसा कुछ करते हो 2 × a + b लिखा होता है, इसको हम 2a + 2b लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, किसने बोला? सर टीचर ने बोला था। अरे टीचर ने क्यों बोला, उससे पूछो तो ऐसा क्यों करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी मदद से। अब वो प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता है तो ये क्या बोले, रसनल नंबर है यार, देख के आओ जरा। चलो बढ़िया, इसको मिटाते हैं, तनिक आगे बढ़ते हैं। 8x + 4 = 3 × x मतलब 3x। इक्वेशन को आराम से सॉल्व करो, आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। टाइम लग जाए, आंसर सही आना चाहिए। 3x 3 × -1 -3, 3 × 1 -3 + 7, ठीक है।
अब क्या करना है, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड करो, 3x उधर है, इधर ले आता हूं। अरे सर 8x को उधर नहीं ले जा सकते क्या? अरे ले जा सकते हैं यार, तुम्हारी मर्जी। 8x 3x इधर लेके आए क्योंकि एक टर्म थी तो साइन चेंज होगा, वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव। अरे किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगा तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ, 4 को उधर ले जाए, 4 एक टर्म है, प्लस का 4 है तो उधर जाके माइनस का 4 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, -3 + 7 - 4। ठीक है, आराम से करो यार, आराम से, सुकून से, चैन से, मजे लेकर। चलो 8x - 3x हो गया 5x इज इक्वल्स टू -3 + 7 कितना हो गया, +4 +4 - 4 कितना हो गया, 0। तो ये आ गया 0। ठीक है, डायरेक्ट कर दूं डायरेक्ट। 5 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा सर, डिवाइड। हाँ, तो 0/5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, इक्वेशंस बन रही हैं, सॉल्व करना बन रही है तो ठीक है, चलो बढ़िया है। आगे चलते हैं यार। आई होप आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा, और जिन बच्चों को आंसर आ रहा होगा ना, तो फीलिंग मतलब समझ सकता हूं मैं आप लोग की फीलिंग। चलो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब डरना मत यार, अजीब सा कुछ देख के, कुछ फ्रैक्शन में देख के डरने की जरूरत नहीं है, करना वही है, रूल्स वही लगाने, डरो मत, कोशिश करो। ठीक है, 2y + 5/3। चलो मैं इधर करता हूं, 2y + 5/3 इज इक्वल्स टू 26/3 - y। किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। y हमारा वेरिएबल है, तो y को पहले साथ में कर लेते हैं। -y इधर आके क्या हो जाएगा, क्योंकि y एक टर्म है, राइट, तो -y इधर आके क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। तो 2y + y इज इक्वल्स टू 26/3 वैसे ही लिखे रहने देते हैं। अरे मैं बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करते समय ना एक फंडा लगाता हूँ, वेरिएबल को पहले एक साइड कर लेता हूँ और सारे कांस्टेंट चीजों को एक साइड कर लेता हूँ। ये फंडा लगाना जरूरी है, ठीक है। 5/3 कांस्टेंट है, प्लस 5/3 उधर जाके क्या हो जाएगा सर, टर्म उधर जाके साइन अपोजिट, 5 - 5/3 हो जाएगा। बढ़िया, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, बढ़िया। अभी तो बहुत आसान है, डिनोमिनेटर में 3 है दोनों के, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 26 - 5 डिवाइडेड बाई 3। 26 - 5 कितना होता है सर, 21/3। ठीक है, ये कितना आ गया, 2y + y इज 3y, यहां पे भी लिख दो 3y। क्लियर है, इसको आगे कर देते हैं। 3y इज इक्वल्स टू 21/3। ठीक है, चाहो तो इसको काट दो, 3 7 21, 3y बराबर 7, बराबर मतलब इक्वल्स टू का साइन, और y बराबर 7/3। मजा आ रहा है, ठीक है, मतलब आई होप मजा आ रहा होगा। आप लोग काश यहाँ पे होते यार बताने के लिए, पर ठीक है, चलो यार ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट के 2 इक्वेशंस कुछ सॉल्व करते हैं। जरा देखो, बहुत आसान है, ब्रैकेट से डरने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट खोलो। यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, अभी अजीब सा नाम लिया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप लोग को पहले से ही पता है, मैं बस नाम बता दिया यार। ठीक है, चलो करते हैं। 15 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 15y, ये अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 15 मल्टीप्लाइड बाय y 15y, 15 मल्टीप्लाइड बाय -4 -60। ठीक है, अब आराम से, बहुत सारे बच्चे इक्वेशन सॉल्व करने में बोल रहा हूं गलती करते हैं, और दिक्कत नहीं, आप गलती करोगे, अभी तो आप छोटे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, सब गलती माफ है। ठीक है, आगे नहीं कर सकते, 10th में नहीं कर सकते। ठीक है, -2 × y -2y, बढ़िया, -2 × -9 माइनस प्लस 2 × 9 18, तो ये हो गया +18। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है गाइस, और अगर आप लोग को नहीं बनेगा तो मैं पक्के से आप लोग को वो चीज बताऊंगा। माइनस मतलब 2 नंबर्स अगर माइनस के हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस क्यों हो जाता है? मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग आंसर जरूर करना। -2 × -9 इज +18, राइट। अब 5 × y 5y, 5 × 6 30 इज इक्वल्स टू 0। तनिक सॉल्व कर ले, लाइक टर्म 1 2 3, 15y, चलो एक साथ लिख देते पहले, 15y -2y + 5y। ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट को अलग लिख देते हैं, -60, ठीक है, +18 +30, रंग बिरंगा बोर्ड। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं, हरे पेन से ही करते हैं अब डायरेक्ट, है ना। 15y - 2y सर 13y, 13y + 5y 18y। ठीक है, जिसको ये प्लस माइनस ऐसे y वगैरह करने में दिक्कत आता है ना, तो आप ऐसे सोचा करो, कैसे 15 एप्पल्स में से 2 एप्पल्स गए, 13 एप्पल्स बचे, 13 एप्पल्स में 5 एप्पल्स ऐड कर दिए, 18 एप्पल्स हो गए। इतना आसान। ठीक है, -60 + 18 कितना, पहले चलो पहले इन दोनों को करते हैं, ठीक है, आसान पड़ेगा। -60 + 30 माइनस प्लस माइनस, तो दोनों नंबर होंगे -60 - 30
30। आराम से, जिसको नहीं आता है प्लस माइनस करना, दिक्कत नहीं है बच्चा, बस पीछे जा, कोई बुक उठा, आराम से 5-6 क्वेश्चन लगा इंटीजर्स के, सब बन जाएगा। कोशिश करने से होता है सब कुछ। -60 + 30 कितना होगा? हाँ, मैंने सॉल्व कर दिया। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। तो 60 बड़ा है, उसका साइन आ गया माइनस का। यहाँ पे +18 लिख दो। आराम से सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों के लिए मैं। 18y -30 + 18 माइनस प्लस माइनस 30 - 18 होता है 12, और साइन बड़े नंबर का, तो यहाँ पे आएगा 12। क्यों? क्योंकि साइन जो 30 है वो अपना बड़ा नंबर है। ठीक है, 18y -12 एक टर्म है, उधर जाएगी, तो 18y बराबर 12, प्लस की बन गई। आगे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। 18y बराबर 12 था, y बराबर कितना हो गया? 12/18। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको। 2 की टेबल में दोनों आता है, काट दो। 2 6 18, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9। y की वैल्यू आ गई 2/3। बने हुए हो ना? मजा आ रहा है? ठीक है, बार बार पूछ रहा हूं मैं। चलो एनीवे, समझ में आ गया, आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? सॉल्व 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। चलो जल्दी से निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। टर्म्स देखो, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। ठीक है, कोशिश क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल वाली टर्म्स को साथ में कर लो, कांस्टेंट को अलग कर लो। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे +1 है, उसको उधर ले जाते हैं, -1 बन जाएगा। ये एक टर्म है, ये एक पूरी टर्म है, डरने की जरूरत नहीं, ये पूरी एक टर्म है, एक साथ है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, राइट? तो 6x + 1/3 = -x - 3/6। सर माइनस कहां से आए? ये पूरी टर्म को मैं इधर लेके आया, ये पूरी टर्म थी पॉजिटिव, इसको इधर लेके आया तो ये बन गई नेगेटिव। +1 को उधर ले गया तो ये बन गई -1। ठीक है, आराम से करेंगे, आराम से। ये दो फ्रैक्शंस हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं। कैसे प्लस माइनस करेंगे? एलसीएम लेकर। एलसीएम क्यों लेते हैं? ताकि डिनोमिनेटर सेम बन जाए। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम कैसे लेते हैं? ऐसे लेते हैं, 3 6। प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 2 1 = 2। एलसीएम कितना आया? 3 × 2 कितना हुआ? 6। तो हम लोग क्या लिख देते हैं नीचे? 6। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या, और बहुत सारे बच्चे करते हैं, बड़े बच्चे भी करते हैं। सुनना, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 6 आए? सर 2। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूंगी 6 आए? सर 2। उसी 2 को आप ऊपर वाले 3 से, मतलब 3 के ऊपर जो लिखा उससे मल्टीप्लाई करोगे। आराम से करना, लेकिन 2 ऊपर लिखा, किससे मल्टीप्लाई करना है? दो टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 6x से भी और 1 से भी। तो आप ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, आराम से, आराम से। ठीक है, 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए? 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6 आए? 1। तो आप यहां पे लिखो 1। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो x - 3। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि दो टर्म्स साथ में लिखी हुई है, दोनों टर्म से मुझे 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों टर्म से मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस यहां पे लगा दो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर को चेंज कर देता है। आगे देखते हैं, आप लोग को बोर्ड दिख रहा है? बढ़िया, येलो कलर से देखते हैं। अब आगे क्या होगा? 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 = 12, तो ये हो गया 12x। 2 1 = 2, तो ये हो गया 2। ठीक है, -1 × x -1x, या फिर -x लिख देता हूं, एक ही बात है। -x, -1 × -3 माइनस माइनस प्लस, तो 1 × 3 3, तो ये आ गया +3 होल अपॉन 6। क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है, 12x - x 11x, इसको यहां पे कर देते हैं, ये आ गया 11x। ठीक है, 2 + 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट साथ में कर रहा हूं, 2 + 3 5 + 5 होल अपॉन 6। क्लियर है? ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू में कुछ चल रहा था, वो तो लिख ही नहीं रहे अपन लोग, -1 लिख ले। इज इक्वल टू में -1 नहीं लिख रहे थे, राइट? तो यहाँ पे -1 लिख। क्लियर है? अब क्या? अरे भैया x की वैल्यू निकालना है, तो x के साथ जितनी भी चीजें सबको अलग करना पड़ेगा। अभी 6 देखो, 6 ऊपर दोनों टर्म्स के साथ डिवीजन में है, तो जो चीज डिवीजन में होती है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा? 11x + 5 = 6 × -1 -6। ठीक है, 11x + 5 आ गया, 5 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 11x = -6 -5। सही है, +5 था, -5 बन गया। 11x की वैल्यू कितनी आ गई? -11। बात सही है? ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? -11/11। अब आप लोग को समझ में आ रहा हो, क्योंकि अब आप
हो गया, मतलब अब समझ में आ गया कि कैसे करना होता है। x इज इक्वल टू -1। पहले मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा था, पहले हर एक स्टेप पे रुक के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, सो दैट वहां पे बैठे एक एक बच्चे को समझ में आए, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ कम बच्चों के लिए नहीं आया हूँ, एक एक बच्चे के लिए आया हूँ जो वो वीडियो देख रहा है, एक एक बच्चे के लिए। आप लोगों को शायद वो एनर्जी में दिख रहा होगा, ठीक है, वो डेडिकेशन दिख रहा होगा मेरी आंखों में, ठीक है। चलो यार आगे चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। ठीक है, पहले इसको करते हैं फिर इसको करेंगे, जरा देखो, या ऐसा करते हैं, नहीं चलो कर देते हैं, देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन लिखा, ठीक है, 9x अपॉन 7 माइनस 6x इज इक्वल टू 15। सर अभी तक तो वेरिएबल ऊपर था, अब तो नीचे भी आ गया, ये कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है, याद है वो जो बहुत सारा लिखा था एक स्लाइड में, उसमें मैंने एक पॉइंट मिस करवाया था, वो यही कुछ था। जरा उस पर वापस जाते हैं, जरा देखना। आए भैया आ जाओ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा देखो भैया, फिफ्थ पॉइंट को देखो, एक्स प्लस बी, अरे ये क्या है, एक्स प्लस डी, ये क्या है, पी बाई क्यू, ये क्या है? अरे यार कुछ नहीं है। अभी देखा आपने, ऊपर भी वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन लिखा था, नीचे भी वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन लिखा था, बस वही है। ऐसे जब ऊपर नीचे दोनों जगह वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, जरा देखना। यहाँ पे क्या करा हुआ है, क्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इस नीचे वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब जो यहाँ पे नीचे उसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, जो यहाँ पे नीचे उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। अरे वही बात है, जो डिवीजन में होता है जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो डिवीजन में होता है जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, वही लिखा था बस यहाँ पे, ठीक है। और इसी मेथड को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। समझ आया? बढ़िया। तो यहाँ पे यही करने वाले, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। बढ़िया। तो अब क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, नीचे है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इधर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 1 लगा दो, ठीक है। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 9x मल्टीप्लाइड बाय 1, सही है। मैंने ब्रैकेट लगा दिया, आप मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो, एक कोई गल है। 7 माइनस 6x, 7 माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाय 15, सही है। ब्रैकेट क्यों लगाया भैया, दो नंबर है यहाँ पे, दो टर्म्स है ना। 9x इंटू 1 कितना हो गया, 9x इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाय 15। 15 7 सा कितना होता है, हम लिख देते हैं आप लोग के लिए, 105, ठीक है। बढ़िया। 15 इंटू 6 कितना हो गया, कितना हो गया, अरे यार 15 माइनस कर दो 105 से, 90, 90x, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं। 9x इधर 90x इधर, वेरिएबल साथ में करना पड़ेगा। 9x माइनस 90x को इधर ले आते हैं तो प्लस 99x इज इक्वल्स टू 105, ठीक है। 9x प्लस 99x कितना हो गया, 108x बराबर 105, ठीक है। 108x में से 108 कहां चले जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में चले जाएगा। यहां पे आप क्या लिख दोगे, x की वैल्यू 105 बाय 108। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 3 से दोनों चीजें कट जाएंगी, लेकिन वो आप लोग का काम है, वो आप लोग कर लोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, या कर दूं? चलो कर देते हैं यार। देखो जरा, हरे पेन से यूज करेंगे, वही है, दोनों जगह डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, क्या करो, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7y प्लस 2, ठीक है। 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 3 y प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -4, या फिर ऐसा लिख दो -4 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 2, ठीक है। बढ़िया। 3 इंटू 7y 21y, 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू -4 इंटू y -4y, -4 इंटू 2 -8। देखो ना स्पीड अपनी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने ज्यादा टाइम दिया यहाँ पे समझने में। 21y -4y क्या कर सकते हैं, साथ में करना है, -4y को इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा, 21 प्लस 4y, 6 को उधर ले जाओ तो +6 था तो -6 हो जाएगा, -8 -6, क्लियर है। बढ़िया। ये कितना हो गया, 20, यहाँ पे मैंने y नहीं लिखा, 21y प्लस 4y कितना हो गया, 25y 25y इज इक्वल टू -8 -6 कितना हो गया, -14, क्लियर है। y की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि 25 मल्टीप्लीकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -14 बाय 25,
क्लियर है? ये है यहाँ पे आपके y की वैल्यू, जिसको हम लोग सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हो गया है इक्वेशन सॉल्व। इतनी इक्वेशन सॉल्व कर ली कि शायद आपको समझ में आ गया होगा, और आ भी जाना चाहिए कि इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्या रूल्स यूज करते हैं, क्या मेथड्स यूज करते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद थोड़ी सी और मेहनत करवाएगा चैप्टर। वो मेहनत क्या है? बहुत बहुत मतलब कम मेहनत है, लेकिन थोड़ी सी डरावनी भी लगती है आप लोगों को। क्या? अब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। अब आप लोग के पास क्या आएंगी? वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जहां पे आपको इक्वेशन बना के देंगे नहीं। अभी तक तो इक्वेशन बना के दे रहे थे और बोल रहे थे सॉल्व करो। अब क्या बोलेंगे? थोड़ी और मेहनत करो। क्या? इक्वेशन भी तुम ही बनाओ और सॉल्व भी तुम ही करो। इक्वेशन भी तुम ही बनाओ और सॉल्व भी तुम ही करो। समझ आ रहा है? तो जरा चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। डरने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है, आज आप लोग का डर मैं हटा दूंगा। बस देखते रहो। चलो यार, तो अब रेडी हो जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। वर्ड प्रॉब्लम्स एकदम मतलब एकदम एक्सरसाइज कर लो और रेडी हो जाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो बहुत सारे बच्चों को टफ लगती है। और यार ये इसको कंटिन्यू करने से पहले एक एडवाइस देना चाहता हूं, मतलब ले लो मतलब। ठीक है, सबसे पहले तो जो अभी तक वीडियो में बना हुआ है, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत फायदा हो रहा है। ठीक है, और मुझे भी मजा आ रहा है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा हो कि अगर आप अभी तक बने हुए हो तो। ठीक है, क्योंकि मैं पूरी जान लगा रहा हूं आप लोग को एक एक चीज समझाने के लिए। अब सुनो मेरी बात। आपने बहुत लोगों से अगर शायद कभी पूछा होगा या सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग जिनको मैथ टफ लगता है। आपने कभी ये पूछा या कभी ऐसा सोचा कि क्यों टफ लगता होगा? आपको बताता हूं। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है। हमको मैथ सिर्फ एक रीजन की वजह से टफ लगता है, क्योंकि मैथ से ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शायद नहीं है। फिजिक्स हो सकता है, बट ठीक है। हमको टफ इसलिए लगता है क्योंकि हमको बेस नहीं क्लियर होता है। हमको बेसिक चीजें नहीं पता होती है। कहने का मतलब क्या? अगर आपको 8th क्लास की चीजें नहीं पता होंगी, 7th क्लास की चीजें नहीं पता होंगी, अगर हम क्लास 10th में बैठेंगे तो आपको लगता है हमें समझ में आएगा कोई चीज? और क्लास 10th का जो टीचर होगा वो क्लास 10th पढ़ाएगा ना, 7th 8th थोड़ी पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हमको बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तो क्लास 10th नहीं समझ में आएगी, और अगर समझ नहीं आएगी तो हमें टफ लगेगी, है ना? तो ये रीजन होता है क्या, कि हम बेसिक चीजें पे ध्यान नहीं देते। हमको बेसिक चीजें ही नहीं पता होती है तो टफ तो लगेगा ना। मेरे कहने का मतलब बस और सिर्फ बेसिक चीजों में ध्यान दो। मैं आपको वादा कर रहा हूं, लिख लो ये चीज आप पेपर में। ऋतिक सर ने बोला था, जो सेम क्वेश्चन क्लास 8th में है, जो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखे, क्लास 10th में सेम क्वेश्चन होंगे। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा, वो वादा कर रहा हूं। आज पढ़ लो, फिर डायरेक्ट टीचर को आंसर देना, टीचर के कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही। समझ में आया? स्टार्ट करते हैं यार। वर्ड प्रॉब्लम नंबर 1। टेक्निक होती है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्या? हम लोग ऐसे रीड करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को, जो गलती है, बहुत बड़ी गलती है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर्स। मैम कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज आप समझा दीजिए। नहीं 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 नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन आज चेंज करो। क्या? सबसे पहले तो खुद ही 5 बार रीड करो, और ऐसे मत रीड करना मतलब बहुत जल्दी जल्दी, समझ गए होगे। आराम से रीड करो, बहुत आराम से, बहुत आराम से। उसके बावजूद नहीं समझ में आएगा ना, चलेगा यार, कोशिश तो करी, कुछ तो जाएगा दिमाग में। ऐसे रीड करना है। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। आंखें बंद भी कर सकते हो, मैं तो आंखें बंद करके सोचता हूं चीजें। ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर्स। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज इतना, फाइंड द नंबर्स। 5 बार रीड करो, फिर भी नहीं समझ में आए तो टीचर की हेल्प लो, या तो अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अब देखो, जो वेरिएबल है उसका कुछ काम है। क्या काम है? वेरिएबल का काम होता है, वेरिएबल मतलब क्या? अरे जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं, तो जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं उसका एक काम है। क्या? वेरिएबल काम आता है अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू निकालने के लिए। अननोन मतलब क्या? जो चीज हमें नहीं पता या जो चीज हमसे पूछी गई है, मैं उसको वेरिएबल मान लूं तो मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। समझ आ रहा है? जैसे कि यहां पे मुझे क्या पूछा गया, नंबर्स पूछे गए ना, कहीं पे किसी की स्पीड पूछी गए या कहीं पे किसी का टाइम पूछा जाए, आप उसको वेरिएबल मान लो और फिर उसको सॉल्व करो। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं, एक ऐसा गुरु मंत्र बता रहा हूं, जो आपको क्लास 10th में, 9th में बहुत काम आएगा। और मैं सबको बोलता हूं, सुनना क्या, अगर आप लोगों को एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना है तो एक इक्वेशन की जरूरत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप लोग को 2 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है तो आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें वो दोनों वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर आप लोग को 3 वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना है तो आप लोग के पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें वो तीनों वेरिएबल्स होने चाहिए। अगर आप y की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपके पास y के फॉर्म में, मतलब एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें y होना चाहिए।
तो आप जाके वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे। ये बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों को लग रहा होगा क्या फालतू बात कर रहे हैं, नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। मैं क्लास 10 के हर एक चैप्टर में ये चीज रिपीट करता हूं, ठीक है। अब समझना, यहां पे चैप्टर का नाम है वन वेरिएबल, तो मुझे जो चीज नहीं पता होगी उसको मैं वेरिएबल मान लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे 2 नंबर पूछे जाएंगे तो मैं 2 वेरिएबल नहीं मानूंगा, ठीक है, वो अपन हायर क्लासेस में देखेंगे। राइट नाउ मेरे से जो पूछा जाएगा मैं उसको एक वेरिएबल मान लूंगा, लेकिन मैं एक ही वेरिएबल यूज करके चलूंगा, ठीक है। तो मुझसे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स मतलब क्या, 2 नंबर निकालने। क्यों? 2 नंबर्स हैं जिनके बीच में रेशियो 8:3 दिया हुआ है। 2 नंबर्स हैं जिनके बीच में रेशियो 8:3 दिया हुआ है। अब रेशियो वाले क्वेश्चन में ना आप नंबर्स कैसे लेते हो मैं आपको बताता हूं। आप ऐसे करते हो, आप ऐसे करते हो, सॉल्यूशन देखना, लेट द नंबर्स बी 8x एंड 3x। आपसे 2 नंबर पूछे गए हैं, 2 नंबर, तो मैंने उन 2 नंबर्स को क्या मान लिया, 8x और 3x। सर 8x और 3x क्यों माना? आपको ये चीज रटवाई जाती है कि रेशियो में दिया है तो 8x और 3x मान लो। आज मैं आप लोग को समझाऊंगा, जो कि बड़े बड़े बच्चों को भी नहीं पता होता कि ये 8x और 3x लेते क्यों है, मैं आप लोग को समझाऊंगा। सुनना ध्यान से, बहुत आराम से समझा दूंगा। मेरी कुछ एज है, मान लो सिंप्लीफिकेशन के लिए मेरी एज मैं 20 साल मान लेता हूं, ठीक है। ऋतिक सर की एज कितनी मानी मैंने, 20 साल। समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग की कुछ एज है, मैं मान लेता हूं शायद 15, ठीक है, मान लो 15, मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए 15 लेके चल रहा हूं। तो मेरी एज मान लो 20, आपकी आपकी एज 15, ठीक है। रेशियो हमको पता है, रेशियो मतलब क्या, इसको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों चीजों को, ठीक है। तो मैं ऋतिक को आर लिखता हूं, आपकी को ए लिख देता हूं, ठीक है। तो ऋतिक बाय ए का रेशियो कितना आएगा, 20/15। बात सही है, सुनना। अब 20/15 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। कहने का मतलब ऋतिक बाय आपकी एज क्या हो जाएगी, 4/3। मतलब ऋतिक और आपकी एज का रेशियो क्या है, 4/3 या फिर 4:3, 4/3 या फिर 4:3। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से जो बोल रहा हूं। अब समझना, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसके हिसाब से, मान लो ये डेटा भूल जाओ, ये डेटा पूरा भूल जाओ, बस इस डेटा को देखो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, समझना, ऋतिक इस टू, आपकी एज क्या है, 4:3, सब कुछ भूल जाओ, बस इसको देखो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऋतिक की एज कितनी, तो आप क्या बोलोगे, 4 बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, 4 तो नहीं है, 4 तो नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है, तो क्या आप 3 बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, 3 तो नहीं है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आपको पता है ये कुछ है एजेस, राइट, 20 और 15 है। तो 4 तो नहीं है, 3 तो नहीं है, तो क्या होगी, सुनना जरा। ऋतिक की एज में, ऋतिक की जो अभी आपको 4 एज दिख रही है, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा तो ऋतिक की एक्चुअल एज आएगी। ऋतिक की एज में कुछ मल्टीप्लाई करना होगा तो ऋतिक की एक्चुअल एज आएगी। समझ आ रहा है? तो ऋतिक की एज में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 5 मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 4 5 20 होता है। और वही 5 आपकी एज में भी मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके आपकी एज आएगी। समझ आ रहा है? फिर से सुनना, ऋतिक की और आपकी एज में कुछ एक नंबर मल्टीप्लाई करना होगा और दोनों जगह एक ही नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो जाके हमारी एक्चुअल एजेस आएंगी, एक्चुअल एजेस। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या, 4 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक्चुअल एज आएंगी। मान लो वो नंबर हमें नहीं पता होता, मान लो हमें वो नंबर नहीं पता होता, तो हम उस नंबर को कुछ मान लेते, मान लो x। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ऋतिक की एज में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऋतिक की एज को मैं 4x बोल सकता हूँ, और आपकी एज को मैं क्या बोल सकता हूँ, आपकी एज को क्या बोल सकता हूँ, आपकी एज में कुछ कुछ वो वही नंबर है जो ऋतिक की एज में मल्टीप्लाई हो रहा है, जो मेरी एज में मल्टीप्लाई हो रहा है, x। तो अब आएगी आपकी एज 3x और मेरी एज 4x। इसीलिए यहां पर मैं 2 नंबर्स जो 8:3 दिया हुआ है, एक को मैं 8x ले लेता हूं, एक को मैं 3x ले लेता हूं। समझ आ रहा है? क्योंकि दोनों में एक्चुअली कोई एक नंबर, कोई एक सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जिसकी मदद से एक्चुअल उन नंबर्स की वैल्यू आएगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को। अब मैं आपको इसको मिटा के समझा रहा हूं, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। जिसको ये बात नहीं समझ में आई, आप एक बार बैक करके देख सकते हो, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये क्लास 12 के बच्चों को भी नहीं पता होती है, ठीक है। अब समझना, आप इसको जरा मिटाओ। मान लो मेरी और आपकी एज का रेशियो 8:3 होता, ठीक है, 8:3। तो आपकी एक्चुअल एज कैसे निकलेगी, 3x, और मेरी एक्चुअल एज कैसे निकलेगी, 8x। वही करा है, बस मैंने उन दोनों नंबर्स को 8x और 3x माना है, और इसलिए माना है 8x, 8 टाइम्स कोई नंबर, 3 टाइम्स कोई नंबर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 8x और 3x क्यों लेते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन में, ठीक है, बढ़िया। अब इसको मिटाओ, यहां पे हमने लिखा 3x, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं,
दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 8:3 है, तो मैंने उन दो नंबर्स को क्या मान लिया, 8x और 3x मान लिया। इफ द सम ऑफ द नंबर्स मतलब क्या, इन दोनों नंबर्स का सम मतलब क्या, एडिशन, इन दोनों नंबर्स का सम कर देते हैं। 8x प्लस 3x दिया हुआ है 15 नहीं 143, इन दोनों नंबर्स का सम कितना हुआ है 143। तो 8x प्लस 3x करूंगा तो बराबर आना चाहिए 143 के, बराबर मतलब क्या, इज इक्वल टू का साइन। और मैंने क्या बोला था, अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, सर क्यों निकालना है वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि हमें हमारी एजेस पता करनी है ना, या फिर ऐसा कहो हमें वो नंबर्स पता करने हैं ना, और नंबर्स क्या है 8x और 3x ही तो है, राइट। और 8x और 3x ये तो x दिया हुआ है ना, मुझे वो x पता करना पड़ेगा ना एक्चुअल नंबर पता करने के लिए। और x मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू पता करने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत होती है, और वो इक्वेशन ये है। आपको हर क्वेश्चन में वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। यहां पर वो इक्वेशन ये है, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 143। इसका मतलब इज इक्वल टू का साइन 8x प्लस 3x कितना हो गया 11x बराबर 143। इक्वेशन सॉल्व करना अब आप जानते हो, 143/11, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 11 1 जा 11, 3 बचा 33, 13 जा, तो x की वैल्यू आ गई 13। लेकिन अभी आंसर नहीं आया है, अभी x की वैल्यू आई है 13। तो हमको क्या निकालने थे, नंबर्स। हमारे नंबर्स क्या है, हरे से करें, हाँ हमारे नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर क्या था 8x मतलब क्या, वो x मिल गया 13, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 13, समझ में आया। दूसरा नंबर क्या, सेकेंड नंबर कितना आ गया 3x मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। आई होप आप लोग 8 मल्टीप्लाइड बाय 13 और 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 कर लोगे। क्या कर दूं, चलो यार कर देते हैं। ये आएगा 104, ठीक है, और ये आएगा 39। तो ये दो नंबर्स हैं 104 और 39, जो हमको डायरेक्ट नहीं बोला था, इसके साथ कुछ खेला गया था, खेला गया था। क्या, दो नंबर्स हैं उनका सम 143, और यही वो दो नंबर्स हैं, ये बस हमको निकालना था। ऐसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को अप्रोच, ऐसे करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व। रेशियो वाले क्वेश्चन में खासकर हम लोग 8x 3x 4x 5x जो भी दिया होता है वो ले लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में टाइम लगाया क्यों, क्योंकि मुझे आप लोग को वो x वाली चीज समझानी थी कि x लेते क्यों हैं। याद रखना वो चीज, एज वाले क्वेश्चन से याद रखना, समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में। चलो, द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7:5। पहले क्वेश्चन सुकून से आराम से रीड कर लो, अभी मैं तेज रीड कर रहा हूं लेकिन आप आराम से रीड करोगे, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नहीं समझ में, रीड करो, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। क्वेश्चन को हिंदी में समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, हमसे क्या पूछा है, क्लास की स्ट्रेंथ मतलब क्या, क्लास में कितने बच्चे हैं भाई, क्लास में कितने बच्चे हैं, आपकी क्लास में लड़का लड़की मिला के कुछ बच्चे होते होंगे ना, उन लड़का लड़की का रेशियो कितना दिया हुआ है 7:5। 7:5 मतलब क्या, बॉयज कितने हैं सर 7x क्यों, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बढ़िया। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं सॉल्यूशन में, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x। क्लियर है ना, x क्यों ले रहा हूं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 3x। 3x नहीं 5x है, 5x। समझ आ रहा है, बढ़िया है। क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ बॉयज, x की वैल्यू पता करना है। क्यों पता करना है, क्योंकि हम लोग को टोटल क्लास स्ट्रेंथ पता करना है। टोटल क्लास स्ट्रेंथ मतलब कितना, बॉयज है 7x, गर्ल्स है 5x, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी होगी 7x प्लस 5x होगी। बात सही है। लेकिन 7x प्लस 5x निकालने के लिए मुझे x तो पता होना चाहिए, x पता करने के लिए एक इक्वेशन होनी चाहिए। ये इक्वेशन कौन बना के देगा, हम बना के देगा, लेकिन आप समझेगा। द नंबर ऑफ बॉयज, आराम से रीड करो, द नंबर ऑफ बॉयज मतलब क्या 7x, जो बोल रहे हैं बस वो लिखते जाओ। द नंबर ऑफ बॉयज मतलब 7x, इसको मैं इल्लो पेन से करता हूं, बोर्ड थोड़ा रंग बिरंगा दिखना चाहिए। द नंबर ऑफ बॉयज मतलब 7x, बढ़िया, जो बोल रहे हैं बस लिखते जाओ। इज, इसका मतलब क्या, कुछ बता रहा है, कुछ दे रहा है, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है। इज मतलब क्या, इज इक्वल टू का साइन। 8 मोर देन, 8 ज्यादा से कौन सा ऑपरेटर मैथ्स में दिमाग में आता है, प्लस। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे, बस बने रहो, ठीक है। 8 मोर देन, तो 8 लिखा, मोर देन मतलब प्लस का साइन, ठीक है।
द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स, द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 5x। x की वैल्यू निकालनी थी, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, मैंने इक्वेशन बनाई और अब सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब पता है ना कैसे सॉल्व करना है। 5x इधर आ जाएगा, 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। 7 एप्पल माइनस 5 एप्पल, 2 एप्पल। पाइनएप्पल याद आ गया, मेरा बहुत फेवरेट जूस है। एनीवे, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अरे 4 कैसे आ गई? कैसे कैसे कैसे? अरे डायरेक्ट कर दिया यार, इतनी बड़ी क्लास देखी, अब तो समझ में आ जाएगा। 2 डिवीजन में गया, 8 को काटा, 4 आया। ठीक है, क्या निकालना था? क्लास स्ट्रेंथ निकालनी थी। क्लास स्ट्रेंथ कितनी? 7x प्लस 5x। यहां पे लिखते हैं टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी? 7x प्लस 5x मतलब क्या? 7x मतलब 5x इज इक्वल टू कितना? अरे x निकाल लिए हैं बबुआ, 4 आ रहा है। 7 4 जा 28, 7 मल्टीप्लाई 4, समझ नहीं। अरे यार 7x मतलब क्या? 7 इंटू एक्स। 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया? क्योंकि x की वैल्यू 4 है, 28 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20। क्लास की स्ट्रेंथ कितनी? बहुत कम स्ट्रेंथ है भैया, 48। ठीक है, ऐसे करते हैं बर्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51। ठीक है, 3 इंटीजर होंगे जिनको ऐड कर रहा हूं तो 51 आ रहा है, 3 इंटीजर होंगे जिनको ऐड कर रहा हूं तो 51 आ रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। व्हाट आर दीज इंटीजर्स? ये इंटीजर्स क्या है? तो और यहाँ पे 3 चीजें पूछी हैं, तो 3 अलग अलग वेरिएबल्स तो ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि चैप्टर का नाम 1 वेरिएबल है। लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्सिक्यूटिव। कैसे करेंगे जरा देखो। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या? लगातार आने वाले। क्या? लगातार आने वाले। तो पहले इंटीजर को मैं कोई वेरिएबल मानता हूं, फिर देखना जरा क्या करूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन जरा डायरेक्ट करेंगे अब। ठीक है, जरा देखो, लेट फर्स्ट इंटीजर बी x। कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बात बताओ, अगर एक इंटीजर है x, ये थोड़ा ऐसे समझते हैं, एक इंटीजर 1 है, तो 1 के बाद सर जस्ट बाद क्यों बोल रहे हो आप? कॉन्सिक्यूटिव लिखा है वहां पे। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या? लगातार आने वाला। तो 1 के जस्ट बाद कौन सा इंटीजर आएगा? सर 2। 2 के जस्ट बाद कौन सा आएगा? 3। 1 प्लस 2 प्लस 3। ऐसे 3 इंटीजर निकालने जिनका सम 51 आ जाए। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 तो पता नहीं ना, मुझे मतलब पहला नंबर तो पता ही नहीं ना, पहला इंटीजर तो पता ही नहीं है। अच्छा सही है, तो अगर मैं पहले को x मान रहा हूं, अब सोचना, पहले को आपने 1 माना था तो 2 कैसे आया था? 1 में प्लस 1 करा, फिर प्लस 1 करा, फिर प्लस 1 करा, फिर प्लस 1 करा, तो एकदम उसके बाद वाला आता गया, उसके बाद वाला आता गया। बात सही है। तो अगर मैं एक नंबर को x बोल रहा हूं, एक इंटीजर को x मान रहा हूं, तो इसके तुरंत बाद कौन सा इंटीजर आएगा? 1 के बाद 2, मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, x प्लस 1। सही बोल रहा हूं? समझ आया? आई होप आ रहा होगा। तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1। बात सही है। अब इसके तुरंत बाद कौन सा आएगा? फिर से प्लस 1 कर दो। उसके तुरंत बाद क्या आएगा? फिर से प्लस 1 कर दो। अरे भैया, अगर एक इंटीजर 1 है तो अगला 2 होगा, अगला फिर 3 होगा, फिर अगला 4 होगा। कैसे हो रहा है? प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो अगर एक को मैं x मान रहा हूं, क्यों मान रहा हूं x? मुझे पता ही नहीं ना कौन सा इंटीजर है। दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा होगा x प्लस 1 प्लस 1। दोनों दिक्कत तो नहीं है? सही है, बढ़िया। तो यही 3 इंटीजर्स हैं, इनका एड अप टू मतलब क्या? ये 3 इंटीजर्स को अगर मैं ऐड करता हूं, सर इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। क्यों निकालना है? अरे क्योंकि तने 3 इंटीजर निकालने हैं ना। ठीक है, तो अगर मैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, 2 कैसे लिख दिया? अरे 1 प्लस 1 को 2 लिख दिया यार। एड अप टू मतलब क्या? तीनों को प्लस करेंगे तो 51 आएगा। सॉल्व कर लेंगे, x प्लस x 3x 1 प्लस 2। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, तेज कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप अभी तक बने हुए हो तो आप भी तेज कर सकते हो। 1 प्लस 2 हो गया 3 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाके माइनस 3। 51 माइनस 3 कितना हो गया? 48। यानी डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू कितनी? 48 बाय 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से काट दो, 16 आ गई। ठीक है, तो वो इंटीजर्स कौन से हैं? 16, 17, 18। कैसे? अरे x 16 आ गया, दूसरा 16 प्लस 1, तीसरा 16 प्लस 2। सही है, तो वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं भैया? हरे पेन से लिखेंगे। क्या है? 16, 17, 18। अगर आपको विश्वास नहीं है कि यही वो 3 इंटीजर्स हैं, मैंने आंसर सही निकाला है, तो इन तीनों को प्लस करके देख लो। दावे के साथ कह रहे हैं 51 ही आएगा। अगर विश्वास नहीं है तो, और अगर विश्वास है तो शंकु। चलो आगे चलते हैं यार, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं भाई। एज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक।
क्या लिख रहे हैं? अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। आराम से क्वेश्चन को समझते हैं। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, अमन कोई भाई साहब है, पापा बोल लो। किसके पापा है भाई? उसके बेटे के पापा है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ गए होगे यार? ठीक है, उसका पुत्र है भाई, उसके पुत्र से वो 3 गुना बड़ा है एज में। एज में, ठीक है, जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा। 10 ईयर्स अगो, अगो मतलब क्या? पहले। 10 ईयर्स अगो मतलब पहले। ठीक है, ही मतलब क्या? अमन। ही मतलब क्या? अमन। आपको अगर ये बातें स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़ोगे करोगे बनेगा। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे उसमें भी नवाब बनोगे। ठीक है, ऐसा वो कहावत चेंज कर दो अब। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। ठीक है, बढ़िया। 10 साल पहले वो अपने बेटे से 5 गुना बड़ा था, और आज आज अभी इस प्रेजेंट में वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। 10 साल पहले 5 गुना बड़ा था, आज 3 गुना बड़ा है। ठीक है, इतना बोल रहे हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देयर मतलब क्या? दोनों की आज की एज निकालना है। अब आप लोग एज वाले क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे वो सीखो। 3 तरीके की एज होते हैं, 3 तरीके की, पास्ट एज, प्रेजेंट एज, फ्यूचर एज, है ना। पहले मैं कुछ साल का होऊंगा, आज मैं कुछ साल का हूं, कल मैं कुछ साल का हो जाऊंगा। ठीक है, तो आप टेबल बना लो, एक टेबल बना लो, हमेशा टेबल बनाना। ठीक है, याद रखना। येलो कलर से बनाते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, बढ़िया। पास्ट प्रेजेंट अच्छे से लिख देता हूं यार, मैं भी क्या बेकार राइटिंग में लिख रहा हूं। चलो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। बने रहना, बस खत्म होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बढ़िया। पास्ट, अब क्या करना है? टेबल लिखने के बाद दो बंदों की बात करी गई है, तो 2 बंदे लिख लो यहां पे, अमन और उनके पुत्र सन लिख लो। ठीक है, अमन की एज क्या बोल रहे हैं? आज की एज हमसे पूछ रहे हैं, प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, तो जो पूछ रहे हैं उसको हम वेरिएबल मानते हैं, तो वेरिएबल मान लो। क्या? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। लेकिन दिक्कत यह है कि सर 2 लोग हैं, दोनों की एज पूछ रहे हैं, तो एक की एज एक्स मान सकते हैं, दूसरे की एज वाई मान सकते हैं, दूसरा वेरिएबल। लेकिन हमारे पास कंडीशन है, चैप्टर का नाम 1 वेरिएबल, तो हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो किसको ले एक्स? सन की एज को एक्स ले या पापा की एज को एक्स ले? देखो, पहला सेंटेंस रीड करो, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की एज उसके बेटे से 3 गुना है, तो अगर बेटे की एज मैं कुछ लेता हूं तो पापा की एज 3 गुना लिख दूंगा। अगर बेटे की एज मैं कुछ लेता हूं तो पापा की एज 3 गुना लिख दूंगा। तो लेट सन की एज, लेट सन की प्रेजेंट एज एक्स, तो पापा की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। सही बोल रहा हूं? ठीक है, अब जरूरी नहीं सारी टेबल भरे, आप देख लो कौन सा डेटा दिया हुआ है, पास्ट का कि फ्यूचर का? फ्यूचर बोल रहा हूं, फ्यूचर का, 10 ईयर्स अगो, पहले का। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, प्रेजेंट इतना है, फ्यूचर पास्ट कितना होगा? 10 साल पहले। अगर आज मेरी एज 30 साल है तो 10 साल पहले 20 साल होगी। अगर आज मेरी एज 20 साल है तो 10 साल पहले 10 साल होगी, है ना, माइनस कर रहे हो ना 10। तो अगर आज मेरी एज 3x है तो 10 साल पहले माइनस कर दो, कितना? 10। तो 10 साल पहले 3x माइनस 10 होगी। बात समझ में आ रहा है? ये टेबल भरना जरूरी है। अगर आज बेटे की एज x है, आज बेटे की एज 10 साल है, तो 10 साल पहले कितनी होगी? 0, है ना, 10 माइनस कर दो। अगर आज बेटे की एज 20 साल है तो 10 साल पहले कितनी होगी? 10। 10 माइनस कर रहे हैं ना, तो x में 10 माइनस कर दो, क्यों? क्योंकि आज मेरी एज x है। समझ में आ रहा है? 10 साल 10 माइनस क्यों करा? 10 साल पहले। फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। वेरी गुड। प्रेजेंट एज निकालनी है, मतलब 3x और x की वैल्यू निकालना है, लेकिन कैसे निकलेगी? वेरिएबल की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन वो कैसे आएगी? इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें x होगा। वो कहां से बनेगी? जो हमने डेटा यूज नहीं करा है वहां से बन जाएगी। कौन सा डेटा यूज नहीं करा है? 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। ही मतलब क्या? अमन वॉज, इसको आप लिखो सेंटेंस फॉर्म में, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। सेंटेंस फॉर्म में लिखो, अमन वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। मैं किसी रीजन की वजह से लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हो, जिनको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आता है आप लोग लिख के करोगे, आपको बनेगा, देखना कैसे। अमन वॉज, अमन वॉज, अमन वॉज, वॉज, तो अमन की पहले की एज की बात कर रहे हैं। अमन की एज कितनी है पहले की? 3x माइनस 10। पहले की बात कर रहे हैं, पहले की 10 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अमन की एज लिख दो यहां पे, कितनी? 3x माइनस 10। समझ में आ गया? वॉज मतलब कुछ बता रहा है, कुछ दिखा रहा है, इज इक्वल टू का साइन लगा दो। ठीक है, 5 टाइम्स, 5 लिख दो, टाइम्स का मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन, राइट। 5 टाइम्स इसका हिज सन्स एज, सन्स एज में
एक्स मत लिख देना, पास्ट की बात कर रहे हैं, सन के पास्ट स्टेज लिखोगे, क्या है x माइनस 10। समझ आया? तो यहाँ पे 5 टाइम्स x माइनस 10 लिख देना और ब्रैकेट लगाना बबुआ, क्योंकि दो टर्म है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x, 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, माइनस 10 मतलब माइनस 50। x की वैल्यू निकाल लो। 5x उधर ले आऊं, टर्म है, साइन चेंज, बढ़िया। 3x माइनस 5x, माइनस 10 भी एक टर्म है, उधर जाके प्लस 10, तो माइनस 50 प्लस 10। समझ आ रहा है? बढ़िया। 3x माइनस 5x माइनस 2x, कितना माइनस 2x, क्यों भाई 5 बड़ा नंबर है, ठीक है, और उसमें माइनस लगा है। माइनस 50 प्लस 10 माइनस होगा, 50 माइनस 10 40, बड़ा नंबर 50 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस 2x की वैल्यू माइनस 40। अब इल्लो पेन से, नहीं चलो ग्रीन पेन इल्लो से करते हैं, इधर जरा देखना, ठीक है ग्रीन से ही करता हूं यार, ठीक है। माइनस 2x, माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ तो उधर चले जाएगा डिवीजन में, राइट। तो माइनस 2 x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 40 बाय माइनस 2। समझ में? अब एक गलती, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन दे भी दिया मैंने, एक गलती बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं, क्या सर यहाँ पे माइनस 2 लिखा था तो उधर जाके प्लस 2 कर दो। नहीं 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 नहीं, अगर वो पूरी टर्म उधर जाती है, टर्म टर्म, माइनस 2 एक टर्म नहीं है, माइनस 2 तो x का पार्ट है, माइनस 2 एक टर्म नहीं, अगर टर्म होता तो जाके उधर प्लस 2 बन जाता। माइनस 2 x का पार्ट है, इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन में था, डायरेक्ट डिवीजन में जाएगा साइन के साथ। कितना आ गया, माइनस से माइनस कटा, 220 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई, उन दोनों की प्रेजेंट एज पूछी, तो 3 इंटू 20 कितना हो गया 60। 3 इंटू 20 अपन पिंक नहीं ऑरेंज से लिखते हैं, ये आ जाएगा आपका 60। पापा की प्रेजेंट एज 60 और बच्चे की प्रेजेंट एज 20। समझ में आया? समझ में आया? अब आप ये डेटा भी वेरीफाई कर सकते हो क्या, आज पापा की एज बेटे से 3 गुना है, और है भी 20 इंटू 3 60 होता है। 10 साल पहले की एज देखो इनकी, पापा 5 गुना बड़े होंगे बेटे से। आप चेक कर लो, अगर विश्वास नहीं है तो आंसर मैंने सही निकाला। क्लियर है? तो बस इसी के साथ आज का चैप्टर हमारा होता है समाप्त। एंड आई होप आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा होगा कि जिंदगी मैथ्स लेक्चर जैसी हो गई, बस चल रही है, समझ नहीं आ रहा है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश डाली, मैंने पूरी जान डाली। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको वादा कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा बीच में, 10th में काम आएगा, पूरे जगह काम आएगा, 9th में काम आएगा, पूरे जगह। इक्वेशन सॉल्व करना मैथ्स का बेसिक होता है, बेसिक। और अगर ये बन गया ना, तो सारे चैप्टर्स की 50% चीजें हो गई। समझ में आया? थैंक यू वेरी मच जो अभी तक बना हुआ है। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक ये देखो, कुछ नहीं समझ में आया तो रिपीट करो, एंड इसी के साथ अपना अपना ख्याल रखो, और बस चिल करो, मस्ती करो, मजे में मैथ्स पढ़ो, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, और खेलकूद भी करते रहो, और जो पसंद है ना वो तो पक्के से करो, टाइम निकालो उसके लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखना, मैं मिलूंगा आप लोगों से कभी और। टिल देन, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। बाय बाय।